सारे साइन कंपोनेंट कैसे होंगे? वर्टिकल। डी कैसे है? हॉरिजॉन्टल। एंगल बिटवीन साइन कंपोनेंट्स एंड डी विल बी 90। जहां तक एंगल 90 है वहां वर्क नहीं होगा। फिर वर्क सिर्फ कौन करेगा बेटा जी? कॉज कंपोनेंट्स वर्क किया करेंगे। हमने अगर फर्दर देखें तो अपनी किताब के अंदर ना आप एक और केस भी पढ़ते हैं बेटा। वो आप पढ़ते हैं कि अगर तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए तो फिर वर्क कैसा हो सकता है। बेटा देखें, बड़ी बड़ी ही सिंपल सी बात है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये है एक कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स बेटा जी क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। ये डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे। और बेटा जी ये फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। आप ए से बी किसी भी पॉइंट अगर ए से बी पे चले गए ना बेटा, तो वो आप कैसे गए हैं ये मैटर नहीं करता। आप बी पर पहुंच गए हैं ये मैटर करता है। अब इसमें ना कुछ बड़ी खास कन्वेंशंस हैं, जैसे नोट करें। अगर ग्रेविटी की फोर्स की बात की जाए तो ग्रेविटी की फोर्स बेटा हमेशा कहां पर होती है? डाउनवर्ड। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज बेटा हमेशा कहां पर होगी? डाउनवर्ड होगी। मूव हम कैसे कर सकते हैं? बेटा जी हम मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली राइट साइड पर भी, हम मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पर भी, बेटा हम मूव कर सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड भी, और बेटा हम मूव कर सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड भी। आप बड़ी सिंपल सी बात देखें बेटा, अगर तो हम मूव करते हैं ना वर्टिकली अपवर्ड, तो हम ग्रेविटी के ऑपोजिट हो गए। एंगल वाला क्या बन जाएगा? 180। और इस केस में जो वर्क होगा वो होगा -mgh। बेटा अगर हम नीचे ही मूव करें, ग्रेविटी भी नीचे है, फिर एंगल हो जाएगा 0 और वो हो जाएगा +mgh। बेटा जैसे मर्जी साइड पर मूव करें, बेटा एंगल यहाँ पर भी 90 बनता है, एंगल यहाँ पर भी 90 बनता है। तो बेटा जी कभी भी हॉरिजॉन्टल मोशन करने से ग्रेविटी का वर्क नहीं होता। या तो ऊपर जाएंगे तो होगा, या बेटा हम नीचे जाएंगे तो होगा। इस मूवमेंट से ग्रेविटी का वर्क नहीं होता। अब ग्रेविटी के अलावा कौन कौन सी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं? हम बेटा एक तो जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, एक बेटा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को, और बेटा एक हम जानते हैं इलास्टिक फोर्स को। ये तीन है कंजर्वेटिव फोर्स। इनके बेटा अलावा एयर रेजिस्टेंस, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, ये सारा कुछ क्या है बेटा? नॉन कंजर्वेटिव है। ये डिपेंड करती हैं पाथ के ऊपर। अब देखिए हमें वर्क में से क्वेश्चंस किस किस तरह के आ सकते हैं, जरा नोट कीजिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन आ गया पहला, तो कहता है इफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, if force of 5 Newton acts on a body and it cover displacement 10 meter, but work done is 25 joule, work done is 25 joules, तो बताइए कि एंगल क्या होगा? अल्फा ऑप्शन आ गया, अल्फा ऑप्शन इज 0 डिग्री, बीटा ऑप्शन इज 30 डिग्री, चार्ली ऑप्शन इज 45 डिग्री, जबकि मेरा डेल्टा ऑप्शन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री, शाबाश, जबरदस्त। क्या वजह है बेटा? 5 × 10 कितना होता है? 50।
हमें आंसर क्या मिल रहा है, मैक्सिमम का हाफ किस पर होता है, वो 60 पे। अगर यूं नहीं निकालना, अगर हमने सॉल्व करना है, तो हम सिंपल कर लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। यहां से आ जाएगा वर्क इज 25, एफ इज 5 इंटू 10 कॉस थीटा। यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा is equal to 25 by 50 which is actually 1/2। तो बताएं किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है बेटा, 60 डिग्री पर। अच्छा, मैंने क्वेश्चन इसके अलावा भी आ सकते हैं। हमें क्वेश्चन सिंपली यूं भी आ सकता है कि अगर तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है 3i plus 4j, force is 3i plus 4j and displacement covered by force in direction of force is 5 meter, then maximum force will be। फिर मैक्सिमम फोर्स क्या होगी, हमें यहां पर ऑप्शंस दे दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन इज 15 जूल्स, बीटा ऑप्शन इज 20 जूल्स, चार्ली ऑप्शन इज 25 जूल्स, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 30 जूल्स। अब बेटा देखें, क्योंकि हमें डी तो गिवन है स्केलर फॉर्म में, तो फिर हमें एफ को भी स्केलर फॉर्म में करना पड़ेगा। हमने कहा आई और जे में एंगल होता है 90। जब रिजल्टेंट ऑफ एफ निकालना पड़ेगा ना बेटा, तो वो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज एक्चुअली 9, 4 स्क्वायर इज 16। तो बेटा आंसर क्या आ गया, 25। अंडर रूट ऑफ 25 कितना होता है बेटा जी, 5 आ गया 5 न्यूटन। हमने बेटा जी निकालना है वर्क। मैक्सिमम वर्क कहा गया था, वो होता है एफ डी, तो 5 और डी भी 5 था, सो 5 इंटू 5 इज 25 जूल्स। ऑप्शन इन दिस केस इज चार्ली। अच्छा, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हमें कुछ क्वेश्चन यूं दे दिया जाए कि इफ फोर्स ऑफ 2i plus 8j acts on a body but body is constrained to move, body is constrained, body constrained to move है, constrained to move along y axis। कैसे, along y axis। तो बताइए कि इस केस में वर्क क्या होगा। बेटा हमें इस केस में अल्फा ऑप्शन गिवन है 6 जूल्स, बीटा ऑप्शन गिवन है 24 जूल्स, चार्ली ऑप्शन गिवन है 30 जूल्स, डेल्टा ऑप्शन गिवन है 18 जूल्स। बेटा जी इस कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कि बाउंड है, बाउंड टू मूव इन वाई एक्सिस। बॉडी सिर्फ वाई एक्सिस में मूव कर सकती है। अच्छा, इसकी वजह से ना आप इस डी को यूं भी लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू 3j, क्योंकि डी मूव ही सिर्फ किस में कर सकती है, वाई में, तो साथ जे आ जाएगा। बेटा आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होता है वैसे आमतौर पे, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। और बेटा रूल ही होता है कि हमने मल्टीप्लाई करना होता है आई को आई के साथ और जे को जे के साथ। क्या यहाँ पर आई है, तो बिल्कुल नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा। जे विद जे, 8 इंटू 3 बेटा क्या बनता है, 24। तो आंसर इज बीटा। अच्छा, ऐसा ही पॉसिबल है कि वो ना तो आपको स्केलर फॉर्म में दे एक वैल्यू, ना वो कॉन्स्टेंट का वर्ड यूज करे, जबकि वो डायरेक्टली आपको दोनों वेक्टर फॉर्म दे दे। वो कहते हैं वेक्टर फॉर्म है 1i माइनस 10j
जबकि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 20i प्लस 1/2j, तो बताइए वर्क क्या होगा? अब देखिए, अब ऐसा केस नहीं है कि एक वेक्टर में है, एक स्केलर में है, एक वेक्टर में है, एक में बॉन्डेज लग गई, दोनों वेक्टर फॉर्म में है। वर्क बेटा आपने बताना है। अल्फा होगा 10 जूल्स, बीटा होगा बेटा जी 15 जूल्स, चार्ली होगा बेटा जी 20 जूल्स, डेल्टा होगा 25 जूल्स। बेटा बताएं वर्क क्या हो सकता है? हमने कहा वर्क का सिंपल तरीका है, मल्टीप्लाई करना होता है आई विद आई और जे विद जे। 1 इंटू 20 आई विद आई प्लस माइनस माइनस जे विद जे 10 इंटू 1/2। 20 इंटू 1 बेटा कितना होता है? 20 होता है, माइनस 10/2 कितना, 10/2 कितना होता है बेटा? 5 होता है। आंसर क्या आ जाएगा? 15 जूल्स। बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि हमें एक ग्राफ ही दे दिया जाए, हमें उसमें से वर्क पूछ ले। जैसे कि हमें बेटा क्वेश्चन पूछ ले कुछ इस सेंस में कि कहे कि अगर ये ग्राफ गिवन है, अगर बेटा हमें यहाँ पे एफ डी ग्राफ गिवन है, जैसे यहां पर आ गया 5 और यहां पर आ गया -5, और बेटा ये आ गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो नोट कीजिएगा बेटा, ग्राफ कुछ यूं गिवन है, 1 2 3 और ये 4। एफ डी बेटा जी ग्राफ गिवन है, कहता है बताएं वर्क कितना होना चाहिए। सबका एरिया निकाल लें बारी बारी, क्योंकि हम लोगों ने ये बात की थी बेटा कि एफ डी ग्राफ का जो एरिया होता है बेटा वो क्या होता है? वर्क होता है। पहले बेटा यहां पर बात करें, ट्रायंगल थी ना पहली, हमने पढ़ा होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। जरा करें 1/2 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2.5। बेटा नीचे वाले को देखें तो हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, 1 इंटू 5 बेटा क्या हो जाएगा? -5। सर माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि बेटा इसमें मेरे पास फोर्स क्या है? नेगेटिव वे में है, एक्सिस के नीचे है। अपर देखें बेटा, फिर 1 इंटू 5 इंटू 1/2 ट्राइंगल थी, फिर 2.5 आएगा। इसको देखें 1 इंटू 5 बेटा जी क्या बन जाएगा? +5 बन जाएगा। हमने वर्क निकालना है बेटा, सबको सिंपल ऐड कर दें, 5 और कट के -5 के साथ 2.5 प्लस 2 की कितना वर्क आ गया हमारे पास यहाँ पे? टोटल वर्क इज 5 जूल्स। शाबाश बेटा, हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वर्क के बारे में, और ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई इशू होगा वैसे जनरली मेरा नहीं ख्याल। कोई इशू है तो स्टिल पूछ ले। क्योंकि बेटा जी इन दोनों फोर्सेस की वजह से एंगल 90 बन जाता है। अगर की बॉडी ऐसे बेटा सर्कल में मूव कर रही है ना, ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा वो होता है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। तो बताएं क्या एंगल बन गया बेटा? 90 बन गया। ठीक है बेटा जी, कोई इशू बेटा और तो मुझे बता दें। बेटा जब बॉडी ऊपर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है,
फोर्स नीचे है बेटा, एंगल कितना बन गया 180, तो क्या होता है cos 180 -1 होता है। ठीक है, एफ क्या था mg था, डी कितना तय किया h, तो आ गया -mgh। समझ आ गई बेटा? बेटा ग्राफ मैंने आपको सिर्फ वेरिएबल में से आपको कोई क्वेश्चन ग्राफिकल नहीं आ सकता बेटा जी। इस तरह जाएंगे हम, किसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है। ग्राफ देख के बेटा वो आपसे नहीं पूछता, वेरिएबल फोर्स में अलबत्ता। हाँ जी, अगर कांस्टेंट की बात की जाए बेटा, तो क्वेश्चन इस तरह का आएगा, आपको रैंडम ग्राफ देगा, आपने उसका एरिया निकालना होगा टू कैलकुलेट वर्क। ठीक है बेटा? किसके बेटा? बेटा डाइन ना यूनिट ऑफ वर्क नहीं होता, डाइन बड़ा यूनिट ऑफ फोर्स होता है। बेटा इस आज को ना आप कह सकते हैं डाइन सेंटीमीटर, और जी इसके इक्वल होता है। ठीक है, जी जी बेटा पूछें। कौन से वाला बेटा? ये वाला बेटा जी। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसे होती है? डाउनवर्ड होती है। अगर बेटा मैं यूं चलूं या मैं चलूं इस तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, बट ग्रेविटी की फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड। बेटा एंगल भला क्या बन गया इधर 90। अगर एंगल 90 हो बेटा क्या वर्क होता है? वर्क नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल मूव करने से कोई भी वर्क ग्रेविटी की फोर्स से नहीं हो सकता। अगर बेटा हम ऊपर जाएं तो ग्रेविटी की फोर्स तो नीचे है। बेटा कितना एंगल आ गया इन दोनों में? 180। यहाँ पुट करें 180, वो होता है बेटा -1, तो आंसर आ जाएगा -mgh। अगर कोई बॉडी नीचे जाए और ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे है बेटा, तो एंगल बिटवीन देम बिकम्स 0। बेटा cos 0 होता है 1, तो आंसर आता है +mgh। लेकिन अगर यही बेटा बॉडी एक क्लोज्ड पाथ में मूव कर रही होती ना, अगर एक बॉडी ऐसे क्लोज्ड पाथ में जाती, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, तो बेटा जी इसका जो वर्क होता ना ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो वर्क होता ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, वो हमेशा 0 होता। वो क्यों होता? ये देखिए, ग्रेविटी की फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड। आप हॉरिजॉन्टल गए, कोई वर्क नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल आए, कोई वर्क नहीं होगा। आप नीचे जा रहे हैं तो होता है mgh, आप ऊपर जा रहे हैं तो होता है -mgh। बेटा सबको आप कर दें आपस में सम, तो आंसर 0 आ जाएगा। ग्रेविटी की फोर्स से कभी भी वर्क क्लोज्ड पाथ में नहीं होता। बेटा बात समझ आ गई? ये बेटा आपका आज का लेक्चर था। कौन सा बेटे? वर्क अंडर ट्रेपीजियम बेटा वो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है ना, हम लोग तो डिटेल से पढ़ा था उसको। वो तो आपने एरिया निकालना है, वो आपके पास सेम वही फार्मूला है, टू पैरेलल लाइंस का सम बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम जो होगा बेटा, वो तो शेप का एरिया है, वो वर्क नहीं। वो तो आप वर्क में, डीटी में, वीटी में, हर जगह सेम अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज। जी जी पूछें 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 पूछें।
बेटा ये वाले की बात कर रही हो आप, ये वाला है ना? बेटा आई और जे वाला कितना एंगल होता है? आई बेटा होता है अलोंग एक्स एक्सिस ना? बेटा जे कहाँ पे होता है? अलोंग वाई एक्सिस होगा बेटा। तो आपके पास जहां पर भी दो नॉर्मल वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो ना बेटा, उसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी जी, ये वाला बेटा। बेटा आपको डिफरेंट ग्राफ्स गिवन है, ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल रेक्टेंगल, सबका एरिया निकाल लें। बेटा ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 1/2 1 मल्टीप्लाई 5। जरा नोट कीजिएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 5, बेटा कितना आता है ये? 5/2, हम उसे कहते हैं 2.5। बेटा ये आ गया 2.5, साथ वाले का भी सेम बनेगा 2.5। अब बेटा आप देखें नीचे वाला 1 बेटा इसका लेंथ है, जो इसकी हाइट है 5 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू हाइट। हमने कहा 1 इंटू -5 बिकम्स, आ गया -5। बेटा यहाँ पे आ गया 1 इंटू 5 बेटा जी बन गया +5। सारों को बेटा आपस में ऐड कर ले। हमने कहा 2.5 -5 प्लस 2.5 प्लस 5 इक्वल्स, बेटा जी देखें 5 5 से कट गया, 2.5 प्लस 2.5 इक्वल्स 5 आता है बेटा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। जी जी, प्रैक्टिस वगैरह करने हैं। आपके जोन से एमसीक्यूज बेटा वर्क से लिंक्ड है ना, वो वाले आपने कर लेने। जो एनर्जी से लिंक्ड है बेटा, वो मैं करवाऊंगा कल इंशाअल्लाह ताला। जी बेटा।